जंगल में भयानक तूफान आया हुआ था। रानो चिड़िया का पुराना घोंसला हवा के झोंकों से बुरी तरह हिल रहा था। बच्चे डर के मारे एक दूसरे से चिपके हुए थे। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारा घर टूट जाएगा क्या? डरो मत बच्चों, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। बस एक दूसरे का हाथ थामे रहना। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और रानो का घोंसला डाल से टूटकर सीधे नीचे कीचड़ में गिर गया। घर पूरी तरह बिखर चुका था। बारिश तेज हो गई थी। माँ, हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे? बहुत ठंड लग रही है। हिम्मत मत हारो कुकू, चलो हम किसी बड़े पत्ते के नीचे पनाह लेते हैं। रानो अपने बच्चों को लेकर एक अरबी के बड़े पत्ते के नीचे बैठी थी। बच्चे भूख और ठंड से सिसक रहे थे। रानो की आंखों से आंसू निकल रहे थे। हे वन देवता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरे मासूम बच्चों को इस ठंड से बचा लीजिए। रानो की प्रार्थना सुनकर अचानक जमीन के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकली। वहाँ की मिट्टी हिलने लगी। रानो बेटी, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी ममता ने मुझे जगा दिया है। तुम एक सच्ची माँ हो। माँ, देखिए वो रोशनी क्या है? देखते ही देखते जमीन से एक विशाल लाल रंग का चमकदार मशरूम उगा। ये कोई साधारण मशरूम नहीं, बल्कि एक सुंदर घर था जिसमें खिड़की और दरवाजे थे। ये जादुई मशरूम हाउस है। ये सिर्फ सच्चे और जरूरतमंदों को पनाह देता है। जाओ, इसमें रहो। धन्यवाद वन देवता, आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। अगली सुबह बारिश रुक गई। कालू कौवा दाना ढूंढने निकला तो उसकी नज़र उस सुंदर लाल मशरूम हाउस पर पड़ी। अरे बाप रे, रानो के पास इतना सुंदर लाल घर। मेरे पास तो काला और गंदा घोंसला है। ये घर तो मेरा होना चाहिए। मुझे कोई चाल चलनी होगी। कालू लंगड़ाते हुए मशरूम हाउस के पास आया और जोर जोर से कराहने लगा। मर गया। रानो बहन, दरवाजा खोलो, मेरा पंख टूट गया है। मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, वरना मैं मर जाऊंगा। अरे कालू भाई, आइए अंदर आ जाइए, बाहर धूप तेज है। जैसे ही कालू अंदर आया, उसने देखा घर कितना आरामदायक और गर्म है। उसका लालच बढ़ गया। उसने अचानक अपना नाटक बंद कर दिया। सुनो रानो, अब ये घर मेरा है। तुम और तुम्हारे बच्चे अभी के अभी बाहर निकलो। कालू भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपकी मदद की और आप मेरा ही घर छीन रहे हैं। ज्यादा बातें मत बनाओ, निकलो यहाँ से। कालू ने धक्का देकर रानो और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। रानो और बच्चे फिर से बेघर हो गए। कालू काका, ये हमारा घर है, हमें अंदर आने दीजिए। कालू भाई, भगवान से डरिए, लालच का फल बुरा होता है। घर से निकाले जाने के बाद रानो और बच्चों को छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिली। मजबूर होकर वे एक कांटों वाली झाड़ी के नीचे बैठ गए। बारिश फिर से हल्की हल्की शुरू हो गई थी। माँ, मेरी पीठ में कांटा चुभ रहा है। यहाँ बहुत चुभन हो रही है। थोड़ा सब्र करो बेटी, अपनी माँ की गोद में सिर रख लो, यहाँ कांटा नहीं लगेगा। माँ, देखिए हमारा घर कितना सुंदर चमक रहा है और कालू काका अंदर मजे कर रहे हैं। क्या भगवान ये नहीं देख रहे? कालू मजे से मशरूम के नरम फर्श पर लेटा था। तभी अचानक घर हिलने लगा। जादुई मशरूम का रंग लाल से काला पड़ने लगा। अरे, ये घर हिल क्यों रहा है और ये दीवारें सिकुड़ क्यों रही हैं? मुझे सांस नहीं आ रही। मशरूम हाउस ने कालू को चारों तरफ से जकड़ना शुरू कर दिया। घर अब एक काले पिंजरे जैसा बन गया था। घर के अंदर भयानक गर्मी और घुटन होने लगी। दरवाजा अपने आप खुला और एक अदृश्य शक्ति ने कालू को जोर से बाहर फेंक दिया। धड़ाम! बाप रे, ये घर तो भूतिया है। तौबा तौबा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा घर। कालू जान बचाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। कालू के जाते ही मशरूम हाउस फिर से सुंदर और लाल हो गया। रानो और बच्चे समझ गए कि जादुई घर ने उनकी रक्षा की है। देखा बच्चों, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, सच्चाई का घर कभी नहीं तोड़ सकती। हाँ माँ, ये जादुई घर जानता है कि इसका असली मालिक कौन है।
जादुई घर से फेंके जाने के बाद कालू कौवा सीधा जाकर एक गंदे कीचड़ के गड्ढे में गिरा। उसका पूरा शरीर काले धुएं और कीचड़ से सना हुआ था। वो अब कौवा कम और जला हुआ कोयला ज्यादा लग रहा था। बारिश की ठंडी बूंदें उस पर गिर रही थीं। टर, टर। अरे भाई, ये कौन सा नया जानवर आ गया? तुम तो बिल्कुल जले हुए तवे जैसे लग रहे हो। चुप कर मेंढक, मैं कालू हूँ, इस जंगल का सबसे चालाक पक्षी। मेरा मजाक मत उड़ा। चालाक? चालाक लोग महलों में सोते हैं, कीचड़ में नहीं। लगता है तुमने किसी का बहुत दिल दुखाया है, तभी तुम्हारी ये हालत है। मेंढक पानी में कूद गया। कालू ने दूर देखा। रानू का मशरूम हाउस सुनहरी रोशनी में चमक रहा था और उसमें से बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थी। उस मेंढक ने सही कहा। थोड़ी देर पहले मैं उस शाही घर का राजा था और अब मैं कीचड़ का कीड़ा हूँ। काश मैंने रानू और उसके बच्चों को खाना दे दिया होता, तो शायद वो घर मुझे बाहर नहीं फेंकता। अगली सुबह जब धूप निकली तो कालू कीचड़ से लथपथ और ठिठुरता हुआ रानू के मशरूम हाउस के बाहर आकर बैठ गया। उसकी गर्दन शर्म से झुकी हुई थी। रानू ने खिड़की से उसे देखा और बिना कुछ सोचे अपने पास रखा एक बड़ा सा पत्ता और थोड़ा सा अनाज लेकर बाहर आई। कालू भाई, आप अभी भी यहीं हैं? आप तो पूरी तरह भीग चुके हैं। ये पत्ता ओढ़ लीजिए और थोड़ा अनाज खा लीजिए। आप में उड़ने की शक्ति भी नहीं बची है। रानू बहन, मैंने तुम्हारा घर छीना, तुम्हें कांटों में सोने पर मजबूर किया, फिर भी तुम मुझे खाना दे रही हो। मुझे अपनी चालाकी पर शर्म आ रही है। असली जादुई घर तो तुम्हारा बड़ा दिल है। कालू काका, क्या अब आप हमें फिर से घर से बाहर निकालेंगे? नहीं बच्चों, अब ये कालू कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगा। अगर रानू बहन मुझे माफ कर दे तो मैं रोज तुम लोगों के लिए दूर के पेड़ों से मीठे फल ला कर दूंगा। रानू ने मुस्कुराकर कालू को माफ कर दिया। उस दिन के बाद कालू बदला हुआ पक्षी बन गया। वो अब रानू के घर का रक्षक था और जंगल के बाकी पक्षियों को भी यही सिखाता था कि छीन कर खाने से पेट तो भर सकता है, लेकिन मन को सुकून दूसरों की मदद करके ही मिलता है। उस रात कालू को समझ आ गया कि दूसरों की थाली छीनने वाला अक्सर भूखा ही सोता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि छल, कपट और लालच से हम चीजें छीन तो सकती हैं, लेकिन उनका सुख तभी नहीं भोग सकते। ईमानदारी ही सबसे बड़ा जादू। नाग देवता, मैं आपके हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रार्थना करती हूँ, कृपया मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। अभी तो उन्होंने इस खूबसूरत दुनिया की रोशनी भी नहीं देखी है। मैं एक माँ हूँ और मेरा दिल फटा जा रहा है। आप मुझ पर थोड़ी सी तो दया कीजिए। मेरा ये छोटा सा घर मत उजाड़िए, मेरे जीवन का आधार मत छीनिए। दया? भूख लगने पर दया नहीं, भोजन देखा जाता है टुनटुनी। तुम्हारे ये ताजे अंडे मेरी भूख मिटाएंगे। हट जाओ सामने से। टुनटुनी चिड़िया रोती रही, चीखती रही, लेकिन निर्दयी काले नाग ने उसकी एक न सुनी और एक एक करके उसके सारे अंडे निगल लिए। पास की डाल पर बैठा बंडी कबूतर यह देखकर थर थर कांप रहा था। हे भगवान, ये कितना बड़ा अनर्थ है। आज टुनटुनी का घर उजड़ा है, कल हम में से किसी की भी बारी आ सकती है। इस जंगल में अब हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। नाग अंडे खाकर वहां से रेंगता हुआ चला गया। पीछे छोड़ गया सिर्फ टूटे हुए सपने और एक माँ का विलाप। इसी डर के साए में रानू की सुबह शुरू होने वाली थी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अपनी माँ को माफ़ कर देना। मेरा मन तो ज़रा भी नहीं करता आपको इस घोंसले में अकेला छोड़कर जाने का। मेरा दिल कहता है कि मैं बस यहीं बैठी रहूं और आपके आने का इंतज़ार करूं। लेकिन अगर मैं आज काम पर नहीं गई, अगर मैंने कुछ नहीं कमाया, तो जब आप दुनिया में आएंगे तो मैं आपको क्या खिलाऊंगी? यह जिम्मेदारी का बोझ मुझे हर रोज़ तड़पाता है और उठने पर मजबूर करता है।
मुझे जाना होगा ताकि मैं आपके लिए पेट भरने का इंतज़ाम कर सकूं। रानो भारी मन से घोंसले से निकलकर आसमान में उड़ चली। नीचे जंगल हरा भरा था, लेकिन रानो के मन में सिर्फ गरीबी और जिम्मेदारी का बोझ था। हे मेरे ईश्वर, मेरे बाद मेरे इन नन्हे अंडों की रक्षा करना। आप ही मेरे एकमात्र सहारे हैं। हम गरीबों के पास दौलत, महल या कोई सुरक्षा नहीं होती, बस एक अटूट उम्मीद होती है कि सब ठीक होगा। मुझे अपने काम पर भरोसा है। आज मैं अपने हर्बल बर्गर ज़रूर बेचूंगी, तभी शाम को मेरे बच्चों के लिए चूल्हा जलेगा और उन्हें पोषण मिलेगा। मेरी मेहनत ही मेरी पूंजी है। रानो ने जंगल के बाजार में अपना छोटा सा हर्बल बर्गर का ठेला लगाया। वह जल्दी जल्दी पत्तों और फलों से बर्गर तैयार करने लगी। तभी वहाँ हरिया तोता और हरियाली तोती आए। अरे रानो बहन, आज तो बड़ी जल्दी दुकान लगा ली। हमें 2 बढ़िया वाले बर्गर देना, बहुत जोरों की भूख लगी है। जी भैया, अभी देती हूँ। आप लोग खाइए और बताइए कैसा बना है। इसमें मैंने ताज़ी जड़ी बूटियाँ डाली हैं। दूसरी तरफ जंगल के एक अंधेरे कोने में एक पुराने सूखे पेड़ पर काला नाग कुंडली मारे बैठा था। उसकी नज़र रानो के घोंसले की तरफ थी। रानो आज जल्दी चली गई। बहुत दिनों से कोई ताज़ा अंडा नहीं खाया। आज उसकी गरीबी का फायदा मैं उठाऊंगा। जब वो बर्गर बेचेगी, मैं दावत उड़ाऊंगा। रानो के घर के पास वाले पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे थे। वे रानो की परेशानी समझते थे। कालू जी, मुझे रानो बहन की बहुत चिंता होती है। वो बेचारी अकेली जान दिन भर मेहनत करती है। हमें उसके पीछे उसके घर का ख्याल रखना चाहिए। तुम सही कह रही हो गोरी, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। मैं यही बैठकर निगरानी करता हूँ, तुम भी सतर्क रहना। जंगल से बहुत ऊपर पहाड़ की चोटी पर एक खतरनाक चील बैठा था। उसकी पैनी नजरें शिकार ढूंढ रही थी। उसे अंडों से ज्यादा मांस की तलाश थी। आज तो कोई बड़ा शिकार चाहिए। छोटे मोटे कीड़ों से मेरा पेट नहीं भरने वाला। आज किसी बड़े जानवर का मांस मिल जाए तो मजा आ जाए। दोपहर हो चुकी थी। सन्नाटा छाया हुआ था। काला नाग धीरे धीरे रेंगता हुआ रानो के पेड़ पर चढ़ने लगा। बबली कबूतरी जो पास ही बैठी थी, उसने नाग को देख लिया। अरे बाप रे, वो देखो, काला नाग रानो के घर की तरफ जा रहा है। अगर मैंने शोर नहीं मचाया तो अनर्थ हो जाएगा। बचाओ, कोई बचाओ। बाजार में रानो ग्राहकों को संभालने में व्यस्त थी। तभी बबली कबूतरी बदहवास होकर वहां पहुंची। रानो, रानो, जल्दी घर चलो। वो काला नाग तुम्हारे घोंसले में घुसने वाला है। वो तुम्हारे बच्चों को खा जाएगा। क्या? मेरे बच्चे? हे मेरे भगवान, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अभी आ रही हूँ, मुझे तुरंत जाना होगा। मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन की सारी पूंजी तो उन्हीं अंडों में है। मैं बर्गर बाद में बेचूंगी, पहले मुझे मेरे बच्चों के पास जाना होगा। काला नाग घोंसले के एकदम करीब पहुंच गया था, लेकिन तभी कालू कौवा फुर्ती से आकर उसके रास्ते में खड़ा हो गया। रुक जाइए नाग देवता, आप ये क्या कर रहे हैं? एक गरीब माँ की मेहनत पर पानी मत फेरिए, आप वापस चले जाइए। रास्ते से हट जाओ कालू, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे भूख लगी है और मैं वो अंडे खाकर ही मानूंगा। कालू समझ गया कि वह नाग से लड़कर नहीं जीत सकता। उसने तुरंत अपना दिमाग लगाया और तेजी से ऊपर उड़ गया जहाँ चील मंडरा रही थी। अरे चील भाई, आप वहाँ सूखी हड्डियों की तलाश में क्यों हैं? नीचे देखिए, एक मोटा ताजा काला नाग धूप सेक रहा है। इतना मांस तो आपको हफ्तों तक नहीं मिलेगा। चील ने नीचे देखा और उसे मोटा नाग दिखाई दिया। वह बिजली की रफ्तार से नीचे झपटी। ठीक उसी वक्त रानो भी वहाँ पहुँच गई। आज तो शाही दावत होगी। चील ने अपने पंजों से नाग को जकड़ लिया। छोड़ो मुझे, बचाओ। नाग और चील गुत्थम गुत्था होकर झाड़ियों में जा गिरे और चील नाग को लेकर दूर उड़ गई।
खतरा टल चुका था। रानो अपने अंडों से लिपटकर रोने लगी। उसके बच्चे सुरक्षित थे। कालू, गोरी और बबली सब वहाँ मौजूद थे। कालू भाई, गोरी बहन, आज अगर आप लोग नहीं होते तो मेरी दुनिया उजड़ जाती। आप लोगों ने साबित कर दिया कि अपने तो वो होते हैं जो मुसीबत में साथ दें। शुक्रिया मत कहिए रानो जी, जंगल में हम सब एक परिवार है। आपकी ममता जीत गई। उस शाम रानो ने एक भी पैसा नहीं कमाया था, लेकिन उसने दौलत से भी कीमती चीज सुरक्षा और सच्चे दोस्त कमा लिए। जंगल में बहुत तेज आंधी आई थी। रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू का छोटा सा घोंसला जमीन पर गिरकर टूट चुका था। दोनों बहुत उदास बैठे थे। रानो, हमारी किस्मत ही खराब है। हम गरीब पक्षियों के पास ना तो मजबूत पेड़ है और ना ही अपना घर। अब हम कहाँ जाएंगे? टुन्नू जी, हिम्मत मत हारिए, घर तो फिर से बन जाएगा। हम फिर से तिनके जोड़ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मैं अब अंडे देने वाली हूँ। अगर इस बार हमारे बच्चों को इस तरह के किसी हादसे या किसी शिकारी से कोई नुकसान हो गया तो मैं शायद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं जी नहीं पाऊंगी। हमें इस बार कुछ बहुत ही सुरक्षित करना होगा। अभी रानो सोच ही रही थी कि तभी पड़ोस से रोने की आवाज़ें आने लगी। रानो और टुन्नू उड़कर वहाँ पहुँचे। मेरा सब कुछ लुट गया। वो निर्दयी काला नाग मेरे सतरंगी अंडे खा गया। हम कुछ नहीं कर पाए। वो चुपके से आया और सब खत्म कर दिया। जंगल में खतरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। हरियाली बहन, मैं आपके दर्द को महसूस कर सकती हूँ। अब मुझे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अलग सोचना होगा। सिर्फ एक साधारण घोंसला अब काफी नहीं है। हमें इस बार किसी भी कीमत पर एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना बनाना होगा जो किसी किले से कम ना हो। अब बारिश रुक चुकी थी। रानो नदी किनारे पानी पीने आई, लेकिन उसका ध्यान मजबूत लंबी घास और कंटीली झाड़ियों पर था। टुन्नू जी, मुझे एक शानदार उपाय सूझा है। हम अपना घर बिल्कुल भी आम तरीके से नहीं बनाएंगे। हम इन मजबूत घासों को बुनकर एक बहुत ही अनोखा 3 मंजिला लटकता हुआ घर बनाएंगे, जिसे कोई भी शिकारी आसानी से ना ढूंढ पाए और ना ही उसमें घुस पाए। 3 मंजिला? लेकिन हमारे पास तो तिनके जोड़ने की ताकत भी नहीं बची है। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए टुन्नू जी। मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल है, पर मैं सब संभाल लूँगी। बस आप मेरी मदद के लिए ये बहुत चिपचिपा गोंद और ये नुकीले कांटे जमा कीजिए। मैं अपनी पूरी जान लगाकर इन मजबूत घासों को बुनती हूँ। गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगी। रानो और टुन्नू अपनी चोंच में ढेर सारा सामान लेकर उड़ रहे थे। कालू कौवा और गोरी ये देख रहे थे। अरे देखो गोरी, ये रानो पगलिया गई है। इतना भारी सामान लेकर जा रही है। लगता है जंगल में महल बनाएगी। मजाक मत उड़ाइए कालू जी, बेचारी बहुत मेहनती है। पेट में अंडे है फिर भी काम कर रही है। रानो ने दिन रात एक कर दिया। उसने घास को बुनकर एक लंबा लटकता हुआ घोंसला तैयार किया। रानो, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा तो एकदम खुला है। इसमें तो कोई भी घुस जाएगा। यही तो मेरी सबसे बड़ी चाल है टुन्नू जी। ये सबसे नीचे वाली मंजिल मैंने जानबूझकर दुश्मनों के लिए बनाई है। इसमें मैंने अंदर तक कांटे और मजबूत चिपचिपा गोंद भर दिया है। जो भी शिकारी लालच में इस रास्ते से अंदर आएगा वो बुरी तरह फंस जाएगा। हम बीच वाली मंजिल में रहेंगे, जिसका रास्ता मैंने बहुत टेढ़ा मेढ़ा बनाया है। कोई बड़ा जानवर या पक्षी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। घर बनकर तैयार हो गया था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ऊपर आसमान में एक खूंखार चील की नजर रानो के नए घर पर पड़ी। अरे वाह, नया घोंसला। लगता है ताजे अंडों की दावत मिलने वाली है। बस सही वक्त का इंतजार है। रानो जानती थी कि वो अकेले चील से नहीं लड़ सकती। वो अपनी हिचकिचाहट छोड़कर कालू के पास गई। कालू भैया, गोरी दीदी, मैं जानती हूँ हम गरीब हैं, लेकिन आज मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे अंडे आने वाले हैं। हम तुम्हारी मदद क्यों करें? हमें क्या मिलेगा?
एक माँ की दुआ मिलेगी भैया। बस जब मैं दाना लेने जाऊँ आप मेरे घर पर नजर रखिएगा। कालू जी मान जाइए ना, पड़ोसी ही पड़ोसी की काम आता है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूँगा। रानो ने अपने 3 प्यारे अंडे दिए। कई दिन बाद फिर मौसम खराब हो रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जल्दी बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत सुरक्षित घर बनाया है। तभी पेड़ के तने पर सरसराहट हुई। मौत ऊपर चढ़ रही थी। काला नाग अपनी जीभ लपलपाते हुए रानो के घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। उसे अंडों की महक आ रही थी। आज तो बहुत मजा आएगा। नया घर और नया शिकार, कोई नहीं बचा सकता इन्हें। काला नाग रानो के अंडों के लालच में घोंसले के सबसे नीचे वाले छेद में घुस गया। लेकिन ये रानो की चाल थी। वो रास्ता आगे से बंद था और बहुत टाइट था। अरे, ये रास्ता तो बंद है। मैं तो बुरी तरह फंस गया। मैं न आगे बढ़ पा रहा हूँ और न ही पीछे मुड़ पा रहा हूँ। रानो ने मुझे फंसा दिया। नाग वहाँ फंसा हुआ तड़प रहा था। तभी ऊपर से चील ने हमला करने के लिए उड़ान भरी। लेकिन जैसे ही वो घोंसले के पास पहुँची, उसने लटकते हुए नाग को देखा। अरे बाप रे, यहाँ तो पहले से काल बैठा है, तो ये नाग मुझे ही डस लेगा। भागो यहाँ से। भाग जा चील, वरना ये नाग तुझे छोड़ेगा नहीं। चील नाग को देखकर डर गई और बिना हमला किए भाग गई। कालू और गोरी ने उसे दूर तक खदेड़ दिया। नाग भी थककर पेड़ से नीचे गिर गया। खतरा टल चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ रानो के अंडों में हलचल हुई और नन्हे बच्चे बाहर आए। देखो टुन्नू जी, हम जीत गए। हमारी गरीबी नहीं, हमारी सूझबूझ जीती है। रानो की खुशियों की आवाज सुनकर कालू कौवा बाहर डाल पर आकर बैठ गया। उसने उस लटकते हुए मजबूत घर को गौर से देखा। मान गए रानो, सच में तुम्हारा ये 3 मंजिला किला तो कमाल का है। तुमने साबित कर दिया कि बड़ा घर सिर्फ तिनकों से नहीं, दिमाग से बनता है। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा कि मुसीबत चाहे नाग जैसी हो या चीन जैसी, अगर परिवार और पड़ोसी साथ हों और हिम्मत से काम लिया जाए तो जीत पक्की है। घना अंधेरा छाया हुआ था। कालू, उसका बेटा जग्गू और साथी भूरा कौवा मिलकर बंटी कबूतर को बुरी तरह घेर कर खड़े थे। बंटी घायल था और कांप रहा था। कालू भाई, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पंख में चोट लग गई थी, इसलिए मैं आज आपके 2 दाने वापस नहीं कर पाया। मुझे बस 1 दिन का समय और दे दीजिए। समय? कालू अपने दुश्मनों को माफ कर सकता है बंटी, लेकिन अपने कर्जदारों को नहीं। नहीं नहीं, दया कीजिए। मेरे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। दया और व्यापार का कोई मेल नहीं होता। जग्गू, भूरा, इसे सबक सिखाओ ताकि पूरा जंगल याद रखे कि कालू का कर्ज ना चुकाने का अंजाम क्या होता है। बंटी को नीचे झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। पेड़ के पीछे छिपी रानो चिड़िया जो ये सब देख रही थी, हे भगवान, कालू भाई कितने निर्दयी है। इनसे मदद मांगना तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। लेकिन मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी ही होगी। रानो चिड़िया अपने घर के छोटे से रसोई के कोने में खड़ी थी। सामने अनाज के बर्तन पूरी तरह खाली पड़े थे। गुड़िया और कुकू भूख से सुस्त होकर एक कोने में बैठे थे। रानो की आंखों में बेबसी के आंसू थे। टुन्नू चिड़ा खाली हाथ बाहर से लौटा था। रानो, मैंने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन कहीं भी दाना नहीं मिला। सर्दियाँ आने वाली हैं और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। टुन्नू जी, बच्चे कल रात से भूखे हैं।